देखो तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, फीवर। टॉपिक क्या है हमारा? फीवर। फीवर। सबसे पहला चीज कि बुखार है क्या? किस चीज को बुखार कहते हैं बताओ? टेम्परेचर बढ़ना सर बॉडी का। बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना कितना से ऊपर जाएगा बच्चों में तो आप कहेंगे कि फीवर है उसको। 100.4। 100.4 से ऊपर अगर उसका बॉडी टेम्परेचर जा रहा है, मतलब एक्जिला में, कांख के अंदर, और अगर उसके जीभ के अंदर देखा जाए तो 99.4 से ऊपर होगा तो हम कहेंगे कि कंफर्मेटरी फीवर है। देखो, बुखार होने का जो कारण है, बहुत सारे कारण है। जैसे किसी बच्चे को अगर सिंपल चोट लग जाए तो भी बुखार आएगा उसको। चोट लगने से बच्चा ज्यादा रो दिया तब भी फीवर आ सकता है, ज्यादा खेल दिया मतलब परिश्रम कर दिया उसने तब भी फीवर आ सकता है। तो ये सब जितना भी फीवर आएगा, पहली बात तो वो रेगुलर नहीं आएगा, मतलब कभी दिन में एक बार आ गया, 2 दिन 4 दिन में कभी एक बार आ गया, और वो कभी भी 100.4 से ऊपर नहीं जाएगा। तो मतलब हम लोग बुखार को 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं पहले, कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फीवर है और एक है जो दूसरा पैथोलॉजिकल फीवर है। तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फीवर है, जो ज़्यादा रोने से, ज़्यादा खेलने से, ठीक ना, आ रहा है, वो कभी भी 100.4 से ऊपर नहीं जाएगा। उस कैटेगरी में और भी है, जैसे किसी बच्चे का खून कम हो तो उसका भी शरीर गर्म हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी 100.4 से ऊपर नहीं जाएगा। तो वैसा शरीर का गर्म होना जिसमें टेम्परेचर 100.4 से ऊपर नहीं जा रहा है, उसको हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फीवर के अंदर रखते हैं। क्लियर है? फिजियोलॉजिकल फीवर में कारण क्या क्या हो गया? चोट लग जाए, बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, या किसी भी वजह से कोई मार दे, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है बहुत देर से, बच्चा सोया नहीं है रात भर, बच्चा बहुत खेल रहा, बच्चे को धूप लग गई, ठीक है, बच्चे को खून कम है, तो इन सब कारणों से अगर फीवर आएगा तो उसमें कभी भी फीवर 100.4 से ऊपर नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फीवर है। जहां फीवर 100.4 से ऊपर जा रहा है कांख में, और जीभ के अंदर 99.4 से ऊपर जा रहा है, और ऐसा उसको लगातार 3 दिनों से हो गया, मतलब, तो हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा फीवर कैसा फीवर है? पैथोलॉजिकल फीवर है, मतलब बीमारी वाला बुखार है। अब जो बीमारी वाला बुखार होता है, वो अगर बच्चों में बात की जाए तो मुख्य रूप से 4 तरीके के सूक्ष्म जीवों के चलते होता है। छोटे कीटाणु जो 4 कैटेगरी है जो बुखार ज्यादा करके बच्चों में करते हैं। वो कौन कौन सा कैटेगरी है? तो देखो, पहला कैटेगरी है वायरस का। वायरस वैसे सूक्ष्म जीव हैं जो नंगी आंखों से दिख तो नहीं रहे हैं, ठीक ना, और इनसे जो बुखार होता है वो आमतौर पे 3 से 5 दिन में खुद ही ठीक हो जाने वाला बुखार होता है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है बैक्टीरिया वाला, कीटाणुजन्य। ये भी सूक्ष्म जीव है, ये भी नंगी आंख से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, लेकिन इसका फीवर 3 से 5 दिन में खुद से ठीक नहीं होगा। इसको अगर दवा नहीं दिया जाए तो ये महीनों चल सकता है ये बुखार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी कैटेगरी है जो छोटे बच्चों में मिलती है, मलेरिया जनित। और मलेरिया का बुखार भी अगर ट्रीट ना किया जाए तो महीनों महीनों चलता है। और चौथा है इम्यूनोलॉजिकल फीवर। इम्यूनोलॉजिकल फीवर उसको कहते हैं कि शरीर का अपना ही सिपाही शरीर पे किसी कारण से अटैक करने लगे, अपोजिट करने लगे। हाँ, तो उस बुखार को हम लोग इम्यूनोलॉजिकल फीवर कहते हैं। उसमें भी बुखार आएगा अपना ही। भाई बुखार क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो ये समझो, बुखार आने का मतलब है कि कोई भी विजातीय पदार्थ, कीटाणु हो कि कोई बाहरी चीज, जब हमारे शरीर में अंदर एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो हमारे शरीर के जो WBC हैं वो शरीर के सुरक्षा प्रहरी हैं,
उनका काम ही है ये देख रेख करना कि कोई बाहरी चीज अंदर ना जाए। तो जब भी कोई बाहरी चीज अंदर जाएगी तो वो क्या करेंगे, उस पर अटैक कर देंगे। अटैक करेंगे तो वो कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, उन केमिकल्स को हम लोग साइटोकाइन कहते हैं। और वही साइटोकाइन जब रिलीज होता है बॉडी में, ब्लड के अंदर, तो फीवर बनता है, फीवर आता है। ठीक है ना, ये नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया है। किसी भी तरीके के सूक्ष्मजीव, कीटाणु, विषाणु, फंगस के घुसने के बाद WBC उसको रिस्पॉन्ड करता है, बम बारूद छोड़ेगा तो फीवर आ जाएगा साइटोकाइन रिलीज होने की वजह से। अब हम कह रहे हैं कि इम्यूनोलॉजिकल फीवर में क्या होता है कि वहां कोई बाहरी चीज नहीं घुसा, लेकिन तुम्हारे शरीर का जो WBC है वही पागल हो गया, और पागल होके वो बिना किसी बाहरी पदार्थ के ही शरीर में लगा साइटोकाइन रिलीज कर दे, तो क्या होगा, फीवर तब भी आएगा। तो इसीलिए फीवर की एक कैटेगरी में इम्यूनोलॉजिकल फीवर को भी रखा जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि कब हम सस्पेक्ट करेंगे कि इम्यूनोलॉजिकल फीवर है। तो देखो, पहले तो हम जानते हैं वायरल फीवर के बारे में। देखो, वायरल फीवर का उदाहरण अगर दें तुमको, तो सामान्य सर्दी जुकाम का फीवर, आजकल जो निमोनिया चल रहा है, वायरल निमोनिया, अभी डायरिया, वायरल डायरिया भी पेशेंट आ ही रहे हैं, ये भी वायरस का ही इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी स्किन के रैसेस वाले बीमारियां होती हैं, जिनमें बुखार है और शरीर में दाने निकल गए, ठीक है, गला में खराश हो गया, इसके अलावा सामान्य केवल बुखार ही हुआ, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब वायरल फीवर है। ठीक ना। वायरल फीवर की पहचान क्या होती है कि वायरल फीवर जो है जब शुरू हुआ, मान लो कि तुम्हारे शरीर में वायरस प्रवेश किया, तो जब वो प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के 3 से 5 दिन के अंदर तुमको बुखार आना शुरू हो जाएगा, और पहले ही दिन से बुखार मध्यम कैटेगरी का फीवर होगा, मतलब 102, 103, 104 तक फीवर जाएगा, और हर 4 से 6 घंटे पे बुखार आएगा बच्चे को। ये उसकी पहचान है, हर 4 से 6 घंटे पे फीवर वायरल इलनेस में आएगा। लेकिन अगर तुम उसको बुखार का दवाई दोगे, पैरासीटामोल, तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, उसको खेलना शुरू कर देगा आधे घंटे के अंदर। बुखार 103 डिग्री है, पैरासीटामोल दिए, आधे घंटे में खेलने लगा, और जिस दरमियान उसको बुखार नहीं है उस दौरान वो खेलेगा, प्लेफुल रहेगा। ठीक है ना। 4 से 6 घंटे में बुखार आ रहा है, डे 3 से तीसरे दिन के बाद बुखार कम होने लगेगा, और 5वां दिन आते आते बच्चा क्या हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। और उसके साथ और क्या लक्षण हो सकता है, आँख पानी देना, नाक पानी देना, खांसी, शरीर में दाने, ये सब अगर लक्षण आ रहे हैं और ये चीजें हैं, तो तुम कहोगे कि इसको वायरल फीवर हुआ है। ठीक है। इसके उल्टा अगर बैक्टीरियल फीवर किसी को हो रहा है, तो देखो उसमें क्या होता है कि जो शुरुआत होगी बुखार की, वो बहुत धीरे से शुरुआत होगी, मतलब पहले दूसरे तीसरे दिन पता चला कि बहुत हल्का हल्का फीवर था, और एक बुखार से दूसरे बुखार के बीच जो अंतर था वो 8 से 12 घंटे का था, और उसमें दवाई देने के बाद, पैरासीटामोल देने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है। ठीक है ना। और उतर भी गया तो बच्चा खेलेगा नहीं, बच्चा क्या होगा, सुस्त होगा, बेचैन होगा। क्लियर है। रिदम मैंने बताया 6 से 8 घंटे पे आएगा। अब तीसरे दिन के बाद ये इम्प्रूव नहीं करेगा, ये और खराब होते जाएगा, वर्ष होते जाएगा। ठीक है।
इसमें एसोसिएटेड सिम्टम कुछ भी हो सकता है, खांसी हो सकता है, कहीं कोई घाव हो सकता है, ऐसा कुछ भी सिम्टम हो सकता है। जो मूल सिम्टम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, वो पेशेंट जो है या तो सुस्त हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, या बहुत इरिटेबल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को प्रैक्टिस में मुख्य तौर पे इन्हीं दोनों में विभाजन करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है और बैक्टीरिया के लिए दवाई है, और बैक्टीरिया खतरनाक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसको अगर हमने समय रहते ट्रीट नहीं किया तो ये जान ले लेगा बच्चे की। तो इसीलिए ये डिवीजन हमको आना चाहिए। ठीक है, मलेरिया का जहां तक है तो देखो बच्चों में मलेरिया बड़ा कॉमन होता है, क्योंकि जो उनका स्किन होता है वो पतला होता है। मच्छर काट दिया, मलेरिया हो गया। एल्सीपेरम, आइबेक्स, प्लाज्मोडियम वायरस, ये सब कीटाणु काटेगा, हो जाएगा। इसमें बुखार जो है पहले दिन से ही हाई बुखार आएगा, हाई ग्रेड का। दवा देंगे बुखार उतर भी जाएगा इसमें, लेकिन बुखार उतरने के बाद भी बच्चा डल होगा, सुस्त होगा। इसमें बुखार का जो ड्यूरेशन है ना, वो इरेटिक होता है। इरेटिक का मतलब होता है ना कि कभी 24 घंटा में आएगा, कभी 2 दिन नहीं आया, कभी 8 घंटा में आ गया। इरेगुलर फीवर। और तीसरे चौथे दिन के बाद ये ना सुधार होता है ना खराब होता है, सेम जस का तस पोजीशन बना रहता है। यहाँ तीसरे चौथे दिन के बाद बुखार क्या हो जा रहा था? खराब हो जा रहा था। यहाँ बुखार उतर जा रहा था, और यहाँ जस का तस बना रहेगा। कौन है? नहीं रोको, कौन है? क्या हो गया? इम्यूनोलॉजिकल फीवर में नाम बुखार टाइफाइड वगैरह कुछ खिला सकते हैं? भैया खिचड़ी या फिर जो कुछ खिलाइए ना। इम्यूनोलॉजिकल फीवर में मैंने क्या बताया है कि अपने ही शरीर के जो सिपाही हैं वो अपने ही शरीर के ऊपर क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। तो इसमें जो बुखार होगा वो पहले ही दिन से हाई ग्रेड का फीवर होगा। पैरासीटामोल से ये भी उतर जाएगा, लेकिन बच्चा बुखार उतरने के बाद भी क्या होगा? डल होगा। और इसमें जो ड्यूरेशन होगा बुखार का वो 8 से 12 घंटे पे आएगा। और यहाँ भी फीवर जो है वो कंडीशन सेम रहेगा, उसका न खराब होगा न बिगड़ेगा, सेम वैसे ही बुखार आते रहेगा। अब देखोगे तुम मलेरिया में और इसमें सब चीजें कॉमन है, केवल एक चीज डिफरेंस है, ड्यूरेशन है। बैक्टीरिया में और इसमें बाकी सब चीजें कॉमन है, एक चीज का अंतर है, ये खराब हो रहा है और ये सेम है। तो अब इस तरीके से कोई 5 दिन का फीवर लेकर तुम्हारे पास आएगा, तुमको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा फीवर है। पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? जैसे देखो हम अभी एक बच्चा भर्ती किए हैं इधर रेयान, उसको 8 दिन से फीवर है। अब देख लो 8 दिन से फीवर है मतलब किस कैटेगरी में जाएगा वो? ये तो निकल गया, बाहर हो गया, ये तो नहीं है, पक्का हो गया। वायरल फीवर होता तो ठीक हो जाएगा। अब इस तरफ है, अब इस तरफ में तुम उससे पूछोगे तो देखो उसके साथ एसोसिएटेड जो सिम्टम है
एसोसिएटेड सिम्टम क्या है उसको, कि उसको पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द होना क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो कीटाणु घुसा है वो पेट तक गया है, आंत तक गया है। आंत तक जाने वाले मैक्सिमम कीटाणु टाइफाइड ग्रुप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें बुखार जो है इसी ड्यूरेशन में आ रहा है, 6 से 8 घंटे में आ जा रहा है फीवर उसको, और वो चौथे दिन के बाद से उसकी स्थिति और खराब होते हुए है, सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो ये दोनों आउट हो गए। अगर 5वें दिन फीवर की स्थिति सेम नहीं है तो वो दोनों भी उधर से निकल गया और ये पहले ही निकल गया, बचा कौन? इसका मतलब कि कंफर्म है कि उसको कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पेट का इन्फेक्शन करने वाला सबसे कॉमन जो ग्रुप है वो टाइफाइड ग्रुप के बैक्टीरिया से। हम पहुंच गए डायग्नोसिस तक। ऐसे ही उसके बगल में एक बच्चा है, उसको भी कल से फीवर और वोमिटिंग। अब देखो उसका जो फीवर आ रहा है तो 6 से 8 घंटे पे आ रहा है। दवाई देने पे उतर तो जा रहा है, लेकिन बच्चा क्या है? डल है, डल है, ठीक है ना। डलनेस सब में है। आज डे 2 ऑफ फीवर है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा वो नहीं है। अब हमको हम चारों लेके चलेंगे उसको। लेकिन अगर बच्चा बुखार उतरने के बाद खेल नहीं रहा है तो ये पक्का है कि ये वायरस वाला बैक्टीरिया, वायरस वाला इन्फेक्शन उसको नहीं है। ये तो पक्का है ना, वायरल नहीं है, पक्का है। ये तीनों हो सकते हैं। अब इन तीनों में कौन है हम ये देखेंगे। देखो फीवर 6 से 8 घंटे पे आ रहा है तो ये आउट हो गए, क्योंकि यहाँ क्या है? फीवर का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, तो मलेरिया नहीं है, पक्का हो गया। अब हमारे पास बचा इम्यूनोलॉजिकल और बैक्टीरिया। देखो उसको एसोसिएटेड सिम्टम में वॉमिटिंग हो रहा है, और वोमिटिंग इंडिकेटिव है कि जो बुखार है वो उसके ब्रेन तक जा रहा है और उसके गर्दन में अकड़ाहट है। गर्दन का अकड़ाहट बुखार के साथ उल्टी इंडिकेटिव है कि जो बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट किया है वो उसके मेनिंजेस को क्या कर रहा है? इरिटेट कर रहा है, इसीलिए वोमिटिंग आ रहा है उसको, इसीलिए डलनेस है। तो ये मेनिंजाइटिस की तरफ इंडिकेटिव है। और मेनिंजाइटिस करने वाले बैक्टीरिया बहुत लिमिटेड होते हैं। निसेरिया मेनिंजाइटिस, सूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, यही सब 3-4 बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस कॉज करता है। तो हम पहुंच गए ना लगभग डायग्नोसिस पे। रिपोर्ट भी कराए तो सीआरपी बढ़ा हुआ है, काउंट कम है, लोअर साइड में है उसका। जो लूज मोशन वाली बच्ची आई थी, इसको फीवर 2 दिन रहा, तीसरे दिन से बुखार नहीं है। एसोसिएटेड सिम्टम में पेट झड़ रहा है, तो ये पक्का है कि तीसरे दिन फीवर नहीं आ रहा है, तो इसका जो डायरिया है वो बैक्टीरियल डायरिया नहीं है। ये कौन सा डायरिया है? वायरल डायरिया है। और वायरल डायरिया में भी उसका रोटा वायरस का बहुत क्लिनिकल सिम्टम एकदम क्लियर होता है कि 5वें दिन तक पेट झड़ेगा, ठीक है। अब इसी पेट झड़ी में आज जैसे वो 5वें दिन आई है, उसको आज फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर, और वो डल होती, तो उसका डायरिया वायरल डायरिया ना होकर कौन सा डायरिया होता है? बैक्टीरियल डायरिया होता है। और उसमें मुझे ब्लड जांच भी करानी थी और उसको हायर एंटीबायोटिक भी देना, ठीक है। 2 निमोनिया का पेशेंट है, एक में चौथे दिन के बाद भी बुखार आ रहा है और बुखार उतरने के बाद वो रो रहा है, और दूसरा है जिसमें दूसरे दिन के बाद फीवर खत्म हो गया, खूब कफ है, लेकिन जब उसका बुखार ठीक हो जा रहा है तो वो खेल रहा है। तो जो खेल रहा है
वो कौन सा निमोनिया होगा? वायरल निमोनिया। और जो डल है वो कौन सा निमोनिया होगा? बैक्टीरियल निमोनिया। तो अब ये चार्ट समझ में आ गया। अब तुम जितने बच्चों को देखोगे ना, उसमें सोचना है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो तुम्हारे लिए इलाज क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और इस पे बहुत बातें हो सकती हैं, इस पे तो इतनी बातें हो सकती हैं कि पूरा दिन कम पड़ जाए। लेकिन पहले इसको इतना चीज दिमाग में बिठाओ, और फिर मुझे अलग अलग बीमारियों में आके पूछो कि सर वो इसमें कौन सी कैटेगरी में होगा ये बच्चा। हम बताएंगे तुमको उसका लक्षण तुम्हारे सामने दिखा के कि देखो ये किस कैटेगरी का हो सकता है। सर ये जो बोले आपके, ये अपना ही WBC अपने आप से लड़ने, वो क्या रीजन का वजह से होता है? ऐसा होता है ज्यादा करके वायरल इन्फेक्शन के बाद। वायरल इन्फेक्शन, जो वायरस होते हैं ना वो बहुत नटखट होते हैं, तो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को भ्रम पैदा कर देते हैं। तो वायरस होके चला गया, निकल गया शरीर से, लेकिन वो तुम्हारे WBC को पागल बना के चला गया। जैसे डेंगू के अंदर होता है, डेंगू में मरीज कभी भी डेंगू वायरस के चलते नहीं मरता है। डेंगू वायरस तो चौथे दिन शरीर से बाहर हो जाता है। उसने तुम्हारे WBC को पागल बना दिया, क्रोधित कर दिया। अब WBC जगह जगह मिसाइल मार रहा है, वो बाहर हो गया और WBC शरीर को डैमेज कर रहा है, और उसके चलते लोग मरते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल इंजरी होती है, इम्यूनोलॉजिकल फीवर उसके बाद डोमिनेट 5वें दिन के बाद आ जाता है, और वो आदमी का जान लेता है। ऐसे ही कोरोना में भी हो रहा था। कोरोना का वायरस 8वें दिन तुम्हारे शरीर से बाहर हो जा रहा था, वायरल इलनेस था। कोरोना के चलते कोई नहीं मर रहा था। कोरोना तो 8 दिन रहा, शरीर से बाहर हो गया, और उसके जाने के बाद उसने WBC को क्या कर दिया? क्रोधित कर दिया। अब WBC अपना स्टेन गन लेकर जगह जगह अपना छीट रहा है, तो जिसमें जितना ज्यादा छीटा उतना ज्यादा डैमेज, जिसमें नहीं छीटा वो। अब किसमें इम्यूनोलॉजिकल इंजरी होगी और किसमें नहीं होगी, इसके आगे विज्ञान मौन है, उसको नहीं पता है कि किसमें इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो जाएगी और किसमें, वो तुम्हारे किस्मत की बात है। जहां तक हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहा है, मतलब समय से खाना, समय से सोना, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट लेना, उन लोगों में इम्यूनोलॉजिकल इंजरीज होने के चांसेस कम होते हैं। और जितने लोग हैफजर्ड लाइफ स्टाइल जीते हैं, मतलब कि कभी सो लिए, कभी रात भर जग रहे हैं, कभी कुछ, उन लोगों में इम्यूनोलॉजिकल इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोरोना में भी यही हुआ था, और डेंगू के अंदर भी मैं ऐसा ही देखता हूँ। जो व्यक्ति एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीता है, उसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में और। अभी तो इतना के लिए पहले दिमाग में जगह बनाओ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।